मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। शेख रशीद साहब का ये कहना है, वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ये कहना है अफ़गानिस्तान के सफ़ीर की बेटी के अगवा के हवाले से कि मैं आपको और पूरी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि ये इंटरनेशनल रैकेट है, ये इंटरनेशनल साजिश है, ये रॉ का एजेंडा है। रॉ ने सारी दुनिया में ये बात फैलाई है, इस वाक़े के पीछे भी रॉ है और ये इंटरनेशनल साजिश है, एक आलमी साजिश पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की गई है। और उसमें ज़ाहिर है कि आप जानते हैं कि आलमी साजिश में अमेरिका और भारत हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, तो ज़ाहिर है कि वही इसके ज़िम्मेदार हैं। मैंने आपको कल भी ये कहा था अपने प्रोग्राम करते हुए कि ऐसा ही है, देखिएगा कि जो दुश्मन हैं हमारे, उन्होंने ये काम किया होगा और यही चीज़ सामने आएगी। अच्छा, सिर्फ यही नहीं बल्कि एक और चीज़ भी जो सामने आई उस पर भी हम बात करेंगे कि भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने क्या कहा है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का मामला है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक खबर आती है, उसके बाद उसका रिएक्शन आता है, फिर एक एक्शन होता है, उसका रिएक्शन, फिर नई खबर, उसके डेवलपमेंट और फिर एक नई खबर। हम सोच रहे थे कि शायद मामला अब थोड़ा सा बेहतर हो जाए, मुजरिमान पकड़े जाएं, लेकिन हुआ ये कि अफ़गानिस्तान ने अपने सफ़ीर को पाकिस्तान से वापस बुला लिया। अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान से अपने सफ़ीर को, उनकी तमाम जो फैमिली है उनको, ना सिर्फ उनको बल्कि अफ़गानिस्तान के जितने भी सीनियर डिप्लोमेट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं उन सबको वापस अपने वतन बुला लिया है। और सिर्फ यही नहीं हुआ, पाकिस्तान के वहाँ पर जो सफ़ीर थे मंसूर अहमद ख़ान, उनको पाकिस्तान वो वापस आ गए हैं, वो भी पाकिस्तान वापस आ गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों मुल्कों के बीच सिफारती रवाबित अभी तक कायम थे वो भी ख़त्म हो गए हैं। अब इसकी वजह ये कि दोनों की जो टीम्स हैं वो अपने अपने कंट्री वापस चली गई हैं। तो एज सच इस वक्त लगता नहीं है कि कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो कायम है। ये तो पता चलेगा अब आइंदा आने वाले दिनों में। लेकिन आप जानते हैं इससे पहले सदर अशरफ गनी ने जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की थी पाकिस्तान के वाले से, जो उन्होंने अपनी रिजर्वेशंस का इस्तेमाल किया था, कहा था आप तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनको असलहा दे रहे हैं, आप ये कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो पीएम इमरान खान की तरफ से जो है वो उनको कहा गया था कि ये बड़े अफसोस की बात है, और जो भी सारी चीज़ें थी हमने उसके ऊपर बात की थी। लेकिन वो मामला बढ़ के अब यहाँ तक आ चुके हैं। ये जो पूरी स्टोरी है इसके बीच में फिर उसके बाद एक नई खबर ये आई कि भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने ये कहा है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के लिए भारत ने ही कोशिश की है। यानी इंडिया ही ये चाहता था कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ना निकल सके, और इंडिया ने ही ऐसा किया है। और इंडिया ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखवाया है। यानी इसके लिए जो मदद की गई है, इसके लिए जो कुछ किया गया है वो इंडिया की तरफ से किया गया है। इसके ऊपर हम बाद में आते हैं। पहले जो अफ़गानिस्तान के सफ़ीर की बेटी का जो मामला है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। इसकी वजह यह है कि शेख रशीद साहब ने कुछ और चीज़ें भी बताई हैं उस दौरान, जो कुछ उन्हें मिला वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं। कल तो हमने बात की थी, जो हमारे पास 2 स्टोरीज़ पहुंची थी उस हवाले से जो कुछ तफसीलात सामने आई उस पर हमने बात की। अब वज़ीर दाखिला जो हैं उन्होंने ये बताया कि ये कहानी कहाँ से कहाँ तक पहुँची, और दरअसल जो ख़ातून हैं उनके बारे में उनका क्या कहना है। वैसे तो मैं आपको ये बता दूँ कि उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात कह दी है कि ये मामला अगवा का नहीं है। उन्होंने कहा ये अगवा का मामला नहीं है, ये साजिश है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये साजिश की गई है। अच्छा, अगर ये अगवा का मामला नहीं है तो इसके बावजूद फिर वो तफ्तीश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कहा 48 घंटे के अंदर मैं लोगों को सामने ला कर रख दूँगा। उनका कहना ये था, एक लड़की घर से निकलती है, खड्डा मार्केट में आकर टैक्सी लेती है, हमारे पास फुटेज है, वो रावलपिंडी जाती है, वहाँ से दामन को आती है और वहाँ से तीसरी टैक्सी लेती है, और सारी टैक्सी मालकान और ड्राइवर्स जो हैं वो उनके पास आ चुके हैं, उन्होंने पकड़ ली हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा, पहले वो कहती हैं कि फ़ोन भी मेरा ले गए, उसके बाद जब हमने कहा फ़ोन दे दें तो उन्होंने फिर फ़ोन दे दिया, लेकिन उसमें से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, क्लाउड और वो सब कुछ डिलीट कर कर जो है हमें दिया गया। उन्होंने कहा हमने शेख रशीद साहब का कहना था कि हमने पर्चा तो काट दिया, जाहिर है कि वो तो कट नहीं था, उसमें दफ़ात भी लगा दी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मामला जो है ये अगवा का मामला नहीं है। ये दरअसल जो है, बल्कि उन्होंने जो टीवी एंकर थे उस वक्त, मेरा ख्याल है मीडिया प्रोफेशनल्स के हवाले से भी उन्होंने ये शायद बात की है। उन्होंने कहा आप लोग क्या इस वक्त भारत के एजेंडे पे चलेंगे? क्या आप भारत की बात करेंगे? जो मैं आपको बता रहा हूँ, जाहिर है कि उनका मतलब ये था कि वो ठीक है जो बात वो बता रहे हैं, तो भाई किसी के एजेंडे पे बात चलने की, अगर कोई इसके ऊपर क्या बात ही नहीं की जा सकती? अगर तो आप ये कह रहे हैं कि नहीं ये चैप्टर क्लोज़ है, इसके ऊपर कोई कुछ भी बात ना करे, तो वो एक अलग बात है। वो कैसे हो सकता है? पूरी दुनिया इसके ऊपर बात कर रही है, तो जाहिर है कोई ऐसी खबर आती है तो बात तो की जाती है उसके ऊपर। अच्छा, लेकिन उनका कहना यही था, उन्होंने कहा है कि हमने फुटेज सारी हासिल कर ली है, और असल में मसला जो है उनका कहना ये था कि ये है कि रावलपिंडी कैंट से दामने को वो कैसे पहुँची हैं।
क्योंकि उन्होंने कहा कि रास्ते में उनका घर आता था और वो वहाँ उतर सकती थी। लेकिन उन्होंने जो है वो तीसरी टैक्सी के बारे में उन्होंने एक बात की। उन्होंने कहा 2 टैक्सियाँ नहीं थी बल्कि 3 टैक्सियाँ हैं बीच में, ये जो कहानी है सारी। और फिर वो घर इसलिए नहीं गई कि उन्होंने कहा कि मेरे कपड़े क्योंकि मुनासिब नहीं थे, और वहाँ पर उन्होंने सोबतुल्लाह को बुलाया और वो उनके साथ गई। उन्होंने कहा कि ये कोई अगवा नहीं किया गया, अभी तक हमने जो है इनके कहने पर पर्चा काट दिया है, लेकिन हम फुटेज ढूंढ रहे हैं और हमें फुटेज नहीं मिल रही। तो बार बार उनका कहने का मकसद वही था कि दरअसल वो यही समझ रहे हैं कि ये अगवा नहीं है। अगर वो ये समझ रहे हैं तो फिर ये तफ्तीश क्यों करें, मुझे ये हैरत है। इसकी वजह ये कि तफ्तीश तो बनती नहीं है। अगर तो आप ये कह रहे हैं कि ये रॉ की साजिश है जिस तरह के पहले ही हमने बता दिया था, तो आप तो उन लोगों को ढूंढें जो उनको लेकर गए थे। अगर आप ये कह रहे हैं तो फिर उन लोगों को ढूंढे जो आए थे और जो उनको लेकर गए थे, या आप ये कह रहे हैं कि सिरे से ही उनको उठाया ही नहीं गया और ये झूठ फैलाया गया, तो फिर आपको ये बिल्कुल साफ बताना चाहिए कि नहीं वो तो उन्होंने ड्रामा किया है। और फिर इस सब के बाद अगर ये सब कुछ ड्रामा है तो फिर आप तफ्तीश किस चीज़ की कर रहे हैं, ये भी समझ में आने से बाहर बात है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे केसेस पाकिस्तान में पहले हो चुके हैं जो अगवा बराए तावान, अगवा और इसके अलावा कत्ल, ये सब कुछ हुआ जिनको सालों अभी तक कोई वो वाक़या जो है वो सामने नहीं आया। मुझे हैरत ये है कि शेख रशीद ने ये कैसे कह दिया कि वो 48 घंटे के अंदर इसको जो है वो केस को हल कर देंगे। मतलब ये तो कोई बड़ी जेम्स बॉन्ड की फ़िल्म वाली बात मुझे लग रही है कि इतनी जल्दी अगर कोई मामला कह भी दिया जाए और वो हल भी कर दिया जाए। वैसे तो माशाल्लाह यहाँ पे जो हैं वो CCTV फुटेज जिस तरीके से आती है और जो यहाँ पे सिस्टम है उसके हिसाब से तो शायद इसको 48 दिन नहीं 48 घंटे नहीं 48 दिन लगें। लेकिन देखिए अब क्या होता है। अभी तो ये मसला ख़त्म नहीं हुआ था कि एक और ख़बर ये आ गई है कि इंडिया के ही एक अखबार ने ये कहा है कि वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में रखना दरअसल इसको मोदी हुकूमत ने यकीनी बनाया है। यानी भारतीय कोशिशों के नतीजे में ही पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में मौजूद है और इससे नहीं निकल सका। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि वैसे तो अपने जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुक रखना हमारा यही एजेंडा है और हम चाहते हैं, लेकिन दहशतगर्दी को एक आलमी मसले के तौर पर जो है वो देखा जाए, हमारी ख्वाहिश ये थी। और इस वजह से जो है वो उन्होंने ये किया कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के लिए इंडिया ने कोशिश की और उनका कि भारत की वजह से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में मौजूद है। यानी ये कि फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने ये दावा किया है कि हम पाकिस्तान पर ये दबाव डालने में कामयाब रहे और इसी वजह से पाकिस्तान के रवैये में ये तब्दीली भी आई है। अच्छा, अब आपको याद होगा ये जो उन्होंने बात की कि दबाव डालने में कामयाब रहे और रवैये में तब्दीली है, इस पे बात करते हैं। जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो था उसका इजलास, उससे पहले हमने इसके ऊपर बड़ी बातें की थी और उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये बात कही थी कि इंडिया जो है उसने ये कोशिश की है कि ये पाकिस्तान इसमें से ना निकल सके। और उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि देखिए इंडिया तो आप कहते हैं कि दुश्मन है अज़ली, तो वो तो ये कोशिश करेगा, लेकिन क्या पाकिस्तान जो है वो किसी की कोशिशों की वजह से हमेशा इस तरह ग्रे लिस्ट में ही रहेगा अगर उसके खिलाफ कोई कोशिश करता रहेगा? सवाल तो ये है हमारा। लेकिन अब मिस्टर जयशंकर के इस बयान की वजह से इसका मतलब है कि स्टैंप लग गई कि वाकई इंडिया ने इस हवाले से कोशिश की है। तो ये जो मामलात हैं, अब ज़ाहिर है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के जब उस तरफ से ये कह दिया गया कि उन्होंने ये कोशिश की है तो मज़ीद ख़राब होंगे और इस बात को जो है इसके ऊपर काफ़ी रिएक्शन भी आएगा और फिर पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा स्टेप लिया जाएगा कि ठीक है, आपने अगर हमारे खिलाफ ये किया तो अब पाकिस्तान जो है वो ऐसा कौन सा स्टेप ले जो इसका जवाब दे सके। क्योंकि हम देखते हैं ना, दोनों कंट्रीज़ जो कुछ करते हैं वो एक दूसरे का जवाब दिए बगैर तो नहीं रह पाते, जवाब तो दिया जाता है। तो अब इसके बाद क्या होगा ये हमें देखना होगा। लेकिन वो जो एक ख्वाब कहा जा रहा था कि जी वो ताल्लुकात जो हैं वो कुछ बेहतर हो जाएंगे, वो तो मुझे बिल्कुल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे तो हर कुछ आप जानती हैं कि इंडिया करवा रहा है, तो जब इतना सब कुछ हो रहा है और FATF की ग्रे लिस्ट का मामला, तो उसके ऊपर जो बात हुई तो उसके बाद तो बिल्कुल ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये जो अगवा का मामला था इसमें पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट ने ये भी कहा था, एक ट्वीट किया था कि जिसमें वो जो सिलसिला अली खेल हैं उनके पास से एक वो अपना पर्चा भी छोड़ के गए जिन्होंने अगवा किया था, जिसके ऊपर उन्होंने ये लिखा था कि अगली बारी तुम्हारी है। यानी वो उन्होंने किसके लिए कहा ये तो हम नहीं कह सकते, साथ में लिखा कि तुम एक कम्युनिस्ट की बेटी हो। तो ये जो चीज़ है ये सामने आई है। अब ये किस हद तक दुरुस्त है कि वो उस पर्चे पर ये लिख कर गए थे। दूसरी बात ये कि ये तो सब कुछ चल ही रहा है साथ साथ, आप जानते हैं, लेकिन इसमें एक दो चीज़ें ऐसी भी सामने आएँ कि जिस तरह ये बात भी कही गई, बल्कि सोशल मीडिया पर ही मैंने चलती हुई देखी कि दरअसल वो तो जो फ़ोन कर रही थी वो उनके कोई बॉयफ्रेंड थे जिनको फ़ोन कर रही थी, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं,
कि 4 बॉयफ्रेंड्स थे जिनको फ़ोन किए जा रहे थे। अभी वो अमेरिका से वापस आई हैं और अमेरिका वापस आते ही जो है उन्होंने पाकिस्तान में अपने इतने जो दोस्त हैं, 4 दोस्त थे जिनको वो फ़ोन कर रही थी और दरअसल वो तो उनको फ़ोन करनी थी, उनको उन्होंने बुलाया था। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4। मतलब मेरा ख़्याल ये है कि जो बात करनी चाहिए या कोई इस तरह की फ़र्ज़ कीजिए कहानी बनाना हो, तो बजाय इसके कि जेम्स बॉन्ड की फ़िल्मों या ये कि इमरान सीरीज़ से मदद ली जाए, कुछ थोड़ी सी जो है वो ज़हानत भी इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। 2 ही कह देते 4 की जगह, तो कि 2 दोस्तों से उन्होंने मिलना था, तो शायद वो भी थोड़ी सी काबिल कबूल होती बात देखिए क्या की जा रही है। बहरहाल ये तो बातें हो गई, क्योंकि इसके ऊपर तो हम कई दिन से बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। अच्छा चलें, इस मसले पर तो रोज़ ही बात होती है, बहुत बात होती है। इमरान खान साहब की बात करते हैं। वो एक जलसे से खिताब करते हैं, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि दुनिया भर में पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज़्ज़त हो और ये कौम एक अजीम कौम बने। आज से मेरा ख़्याल है कि 10 साल पहले जब उन्होंने अपनी कैंपेन का स्टार्ट किया था, तो तब भी वो यही बात कह रहे थे, उन्होंने यही बात की थी। अब वो वज़ीर आज़म हैं, तो उन्होंने अभी भी यही बात की कि मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज़्ज़त हो और ये कौम अजीम कौम बने। तो क्या वो ये कह रहे हैं कि वो अगले 5 साल भी गुजारेंगे फिर ये कौम अजीम बनेगी? क्योंकि उनके 2.5-3 साल में तो ना तो वो पासपोर्ट को इज़्ज़त दिलवा सके, ना ही वो इस कौम को अजीम कौम बनवा सके, बल्कि उन्होंने उनके इस इक़्तिदार में जितनी अजीम थी उसमें अज़मत में थोड़ी सी कमी भी आ चुकी है, और जितनी इज़्ज़त पासपोर्ट की थी शायद मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा तो दूर की बात, उससे शायद कमी हो गई हो। तो उनका ये कहने का मकसद क्या था जी, समझ नहीं आ सकी। अभी तक वो वही बात कर रहे हैं जो दरअसल लोगों को उनसे पूछना चाहिए कि आपने तो कहा था कि पासपोर्ट की इज़्ज़त होगी, आपने तो कहा था कि ये कौम अजीम बनेगी, ये कौम तो बेचारी वहीं की वहीं खड़ी है, और जो महंगाई की जो हालत है उसमें तो वो मज़ीद ही ज़मीन अजीम, उसने क्या बनना है, वो ज़मीन पर गिर चुकी है। अच्छा, उन्होंने सिर्फ इसी पे बात नहीं की, उन्होंने एक और भी बहुत दिलचस्प बात की, और वो बात ये थी, उन्होंने कहा, वो कश्मीर की बात करे थे, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जब भारत ने मकबूजा कश्मीर को रियासत का हिस्सा बनाने का फ़ैसला किया तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि इनको कोई फ़िक्र नहीं है कि पाकिस्तान क्या करेगा। और फिर मेरे जहन में आया कि पाकिस्तान चुप रहेगा जिस तरह पहले चुप था। ये वज़ीर आज़म साहब ने अपनी तकरीर में ये अल्फाज, ये जुमले बोले हैं, तो बिल्कुल सही बोले हैं। मतलब उन्होंने ये जो सोचा था, पहले उन्होंने कहा पाकिस्तान क्या करेगा, फिर उन्होंने सोचा पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान बेचारा चुप रहेगा। तो पाकिस्तान ने जो है वो खामोशी, चुप रहेगा, वो बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि खामोशी इख्तियार की जाएगी। तो वो चुप रहना जो है, उसी वक्त मुझे लगता है जब ये फैसला हुआ तो उन्होंने सोच लिया था कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। जिस तरह वो कह रहे हैं, सोचा पाकिस्तान चुप रहेगा जिस तरह पहले चुप रहता था, तो उन्होंने कहा भाई जिस तरह पहले चुप रहता था, तो अब बाकायदा सिंबॉलिक वे में उन्होंने कहा कि जी खामोशी इख्तियार की जाएगी, इतनी देर के लिए खड़े हुआ जाएगा, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, और हर उस जो वीकली है उस पर ये काम किया जाएगा कि खड़े होकर खामोशी इख्तियार की जाएगी। तो वो बात उन्होंने अपने जलसे में खुद ही बता दी। वैसे तो और बहुत सारी बातें वज़ीर आज़म ने जो इसमें की हैं और डेली बेसिस पर जो वो करते हैं। एक बात और मैं किए देती हूँ, उसके बाद ये ख़त्म करेंगे। वज़ीर आज़म ने अपने जलसे में एक और बात ये कर रहे थे, वो अब अपने हर जलसे में वो ये बात करते हैं। उनका कहना ये था कि देखें, अगर मेरे बिज़नेस बाहर होते या मेरी जायदाद बाहर होती तो मैं अमेरिका को ना नहीं कर सकता था फ़ज़ाई अड्डों के लिए, मुझे फिर यस करना पड़ता है। इसकी वजह यह है कि जिनके बिज़नेस अमेरिका में होते हैं, जिनकी जायदादें अमेरिका में होती हैं, वो फिर उन्हीं के उस पे चलते हैं, और अमेरिका उन लोगों को जो कहता है वो उनको करना पड़ता है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से हमारा सवाल ये होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आपके उनके जो इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके बहुत करीबी हुकूमत में मौजूद हैं, जो कैबिनेट में मौजूद हैं, जो ऐसे लोग उन्होंने की पोस्टों पर लगाए हैं, बहुत बड़े बड़े मंसूबों पे भी ऐसे लोग हैं जिनकी जायदादें, जिनके बिजनेसेस और जिनकी औलाद सब बाहर हैं अमेरिका में। तो फिर आपको सबसे पहले काम ये करना चाहिए कि उन लोगों को उनकी पोस्टों से आप हटा दें, कैबिनेट से निकाल दें और अपने पास से भी दूर कर दें। अगर ये जुमला जो आप बोल रहे हैं, आप इस पे वाकई यकीन रखते हैं और आप ये सेंटेंस सिर्फ वोट हासिल करने के लिए नहीं बोल रहे, सिर्फ एक पॉपुलर नैरेटिव नहीं बना रहे, सिर्फ लोगों को जज्बात में नहीं ला रहे, लोगों को, आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना रहे ये जुमला बोल के, तो फिर वो जितने लोग आपके साथ हैं, जिनके तमाम एसेट्स अमेरिका में मौजूद हैं, उन सबको आप अपने से दूर कर दीजिए, अपनी कैबिनेट से निकाल दीजिए, और उनको वो तमाम जो बड़े बड़े आपने डेजिग्नेशंस दिए हैं वो भी ख़त्म कर दीजिए। इसकी वजह ये है कि वो भी अमेरिका के कहने पर ही चल रहे हैं, और अमेरिका के आपके मुताबिक
फिर तो वो भी अमेरिका के कहे बगैर नहीं चल सकते। तो ये मामला तो फिर जो है, अगर आप कह रहे हैं तो ये तो आपको अपने साथ भी ये हो रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। चलें, आज तक के लिए इतना ही। जल्दी अब, क्योंकि इस तरह की ख़बरों पे बात कर कर के होता है ना कि आप एक ही तरह की न्यूज़ पे बात करते हैं तो मूड भी फिर वैसे ही हो जाता है। तो थोड़ी सी मैं कोशिश करूँगी किसी एक ज़रा डिफरेंट टॉपिक पे, थोड़ी सी एक अलग, जिस तरह मैं अक्सर बनाया करती हूँ कोई डॉक्यूमेंट्री टाइप, तो इस तरह की वीडियो जो है मैं किसी टॉपिक पे, दिलचस्प टॉपिक पे आपके लिए लेकर आऊँ। इजाज़त दीजिए, बाय बाय।